नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड डीएलएड के बारे में। उत्तराखंड डीएलएड एक बहुत वैल्यूबल कोर्स दोस्तों बन चुका है अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीए टीईटी अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर्स बनने से बाहर कर दिया गया है, यानी कि वे लोग प्राइमरी टीचर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसे में उत्तराखंड डीएलएड कोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब आलम यह है कि सरकार लगातार वैकेंसी निकाल ली है और उसको उत्तराखंड डीएलएड अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे में सरकार जिन लोगों ने बाहर से द्विवर्षीय डीएलएड किया है उत्तराखंड राज्य के वे नागरिक, उनको इस भर्ती में सम्मिलित कर रही है और उनको ज्वाइनिंग भी दोस्तों मिल चुकी है। तो ऐसे में दोस्तों जो उत्तराखंड डीएलएड है वो सरकारी नौकरी की दोस्तों गारंटी दे देता है अगर आप इस एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं। ये 2 वर्ष का दोस्तों कोर्स रहने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों आपके लिए रहेगा। आज की वीडियो में दोस्तों हम इसके सिलेबस, परीक्षा पैटर्न, आयु सीमा, शुल्क सभी के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। आयु सीमा पर भी दोस्तों अभी हाल में ही उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्देश दोस्तों दिया गया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन की। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है वो निकल गया था 4 सितंबर 2024 को। इसकी परीक्षा दोस्तों वो है 30 नवंबर 2024 को होने वाली है। 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में दोस्तों होने वाली है। 29 आपके परीक्षा केंद्र रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 2.5 घंटे की दोस्तों आपकी परीक्षा होने वाली है। अब इसके लिए दोस्तों जो ऑनलाइन आवेदन है वो 5 सितंबर से दोस्तों स्टार्ट हो गए थे। 28 सितंबर तक दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी भी आपके पास समय है, अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप भर सकते हैं। 5 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक आप अप्लाई करेंगे। फीस जमा करने की जो आखिरी डेट है वो है 30 सितंबर 2024। उसके बाद अगर आपको आवेदन पत्र में संशोधन करना है, परिवर्तन करना है, तो उसकी जो तिथि है वो रहेगी 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त आप किसी भी माध्यम से आवेदन नहीं कर सकते हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों जो ये प्रवेश परीक्षा है उसके शुल्क की। तो शुल्क दोस्तों अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 600 रुपये रहेगा, SC ST कैंडिडेट है तो 300 रुपये, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप में आते हैं तो 150 रुपये दोस्तों आपका रहने वाला है। इसके अलावा समस्त दिशा निर्देश के लिए दोस्तों आप इनकी वेबसाइट www.ukdled.com पर जाइए। वहाँ पर दोस्तों एक है इंफॉर्मेशन बाउचर, उसको दोस्तों पूरी तरह से पढ़ ले। हालांकि मैं अभी आपके सामने उसको प्रेजेंट करूंगा, आप उसको पूरी तरह से देख ले, और उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दोस्तों अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल से दोस्तों आप हमारे जुड़ जाइए, वहाँ पर लगातार आप एक्टिविटी होने वाली है। डीएलएड को लेकर, प्रवक्ता स्क्रीनिंग को लेकर लगातार दोस्तों वहाँ पर MCQ डाल रहे हैं, और इसके अलावा अन्य एग्जाम की दोस्तों वहाँ पर प्रिपरेशन भी होने वाली है। तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, लिंक अबाउट सेक्शन में दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों हमारी नई एप्लीकेशन क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस भी दोस्तों लॉन्च हो चुकी है, उसको भी तुरंत प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर भी आपको कई सारी एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। दोस्तों हम बात करेंगे इसके इंफॉर्मेशन बाउचर की। ukdled.com से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 30 नवंबर है दोस्तों, और परीक्षा होने वाली है 30 नवंबर को 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। 2.5 घंटे की परीक्षा दोस्तों आपकी होने वाली है। सबसे पहले उत्तराखंड डीएलएड में आप कब पात्र होंगे आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहले तो अगर आपने यहाँ से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया हुआ उत्तराखंड से, और तब आप दोस्तों यहाँ परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं। इसके अलावा अगर आप सैनिक, अर्धसैनिक बलों में कार्यरत, या राज्य सरकार या फिर उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में परमानेंट कर्मी है, या फिर केंद्र सरकार या फिर केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में परमानेंट कर्मी है, तो उनके अगर पति या पत्नी या फिर उनके पुत्र या फिर पुत्री, वे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो उनकी सेवाएं हैं वो उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनका ट्रांसफर उत्तराखंड से बाहर नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे कर्मी भी होते हैं केंद्र सरकार के, तो वे लोग क्या करते हैं कि वे लोग उत्तराखंड में जॉब कर रहे होते हैं और उनकी जो सेवाएं हैं उनका ट्रांसफर यहाँ से बाहर नहीं हो सकता, तो उनके भी पति पत्नी या फिर उनके पुत्र पुत्री भी यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी जो कि आजीविका के लिए बाहर गए हैं, तो उनके भी पति पत्नी पुत्र पुत्री यहाँ पर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कई सैनिक, अर्धसैनिक बलों पे जो कार्यरत कर्मी होते हैं जो कि उत्तराखंड में ही कार्य कर रहे होते हैं, तो उनके पति पत्नी या फिर पुत्र पुत्री भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
अब सबसे पहले बात करेंगे इनके परीक्षा केंद्रों के बारे में। परीक्षा केंद्र आपके 13 जनपदों में कुल मिला के 29 आपके परीक्षा केंद्र हैं जहां पर आपको विकल्प मिलेगा, तो वहां पर आप अप्लाई कर लेंगे। शैक्षिक योग्यता की दोस्तों बात करेंगे तो शैक्षिक योग्यता ये है कि आपने दोस्तों विज्ञान अथवा विज्ञानेतर वर्ग से स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण कर ली हो। और ध्यान रखना है कि विज्ञापित जो ये आपका विज्ञापन है उसकी प्रकाशित तिथि से पूर्व होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी आपका चल रहा है या अभी आपकी एग्जाम अभी आपके चल रहे हैं तो अपेयरिंग वाले कोई नहीं भर सकता इसको। आपका पहले ही जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए विज्ञप्ति प्रकाशित तिथि होने से पूर्व। तो विज्ञप्ति कब हुई थी? वो हुई थी 4 सितंबर 2024 को प्रकाशित। 5 सितंबर आप मान लीजिए, उससे पहले हो जाना चाहिए, ठीक है। अब उपलब्ध सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर सीटें दोस्तों कितनी रहती हैं? अगर विज्ञान साइंस स्ट्रीम की दोस्तों बात करें तो कुल मिला के 325 सीटें हैं। और जो साइंस के अलावा जो स्ट्रीम है यानी कि कला है, कॉमर्स है, तो उनके लिए भी 325 सीटें हैं, ठीक है। अब कुल मिला के हमारे कितने डाइट्स हैं? 13 जिले हैं, तो हर जगह एक एक डाइट है। तो प्रत्येक जनपद में आपकी 25 सीटें हैं साइंस के लिए, प्रत्येक जनपद में आपकी 25 सीटें हैं जो नॉन साइंस है, साइंस वाले नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के आपकी 50 सीटें हो जाती हैं प्रत्येक जनपद में। तो अगर देखा जाए तो कुल मिला के जो 6 सीटों की संख्या है वो है 650। तो केवल देखिए 650 अभ्यर्थी ही निकल पाते हैं। और इस समय पे उत्तराखंड में दोस्तों भर्ती आ रही है 1,500, 2,000, अभी आने वाली नेक्स्ट फेज में भी 1,500 भर्ती आने वाली है। तो प्राइमरी टीचर्स की जो सीट्स हैं वो काफ़ी हैं, बट अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे। अब ऐसे में जो बाहर से जिन्होंने द्विवर्षीय डिप्लोमा किया हुआ है उन लोगों को इस भर्ती में सम्मिलित किया जा रहा है। उत्तराखंड के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बाहर से किया हुआ है, उत्तराखंड से नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों इस कोर्स की वैल्यू अपने आप ही दोस्तों आपकी बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आपने दोस्तों बीएससी किया हुआ है और इंटर में विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण है, या फिर बीटेक, बी फार्मा, बीबीए, बीसीए स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी भी विज्ञान वर्ग हेतु आवेदन कर सकेंगे। कई बार लोग पूछते हैं कि सर मैंने बीटेक किया है, बीबीए किया है या बी फार्मा किया है, तो क्या मैं यहाँ के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप विज्ञान वर्ग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कृषि वर्ग से स्नातक योग्यता अभ्यर्थी भी विज्ञान वर्ग में आप अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा बीए योग्यताधारी एवं इंटर में मानकीय वर्ग से उत्तीर्ण जो है, बीबीए, बीसीए स्नातक योग्यताधारी, वो विज्ञानेतर वर्ग में भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो वाणिज्य से स्नातक अभ्यर्थी हैं वो भी विज्ञानेतर वर्ग में, यानी कि आप बीकॉम वाले हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आपने दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे रिजर्वेशन दोस्तों जो आपको दिया जाता है शासनादेश के अनुसार, वही आपको दोस्तों यहाँ पर अनुमन्य होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो डिबेट है वो है दोस्तों आयु सीमा को लेकर। आयु सीमा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो है 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो इसकी काउंटिंग है दोस्तों वो रहेगी 1 जुलाई 2025 के हिसाब से। तो न्यूनतम 19 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। अब दोस्तों इसके खिलाफ फिलहाल जो याचिकाकर्ता हैं वो कोर्ट में चले गए, अभ्यर्थी दोस्तों आपके कोर्ट में चले गए हैं। और कोर्ट ने दोस्तों अभी यहाँ पर निर्देश दिए हैं उत्तराखंड शिक्षा परिषद, विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर को कि आप अब इनके फॉर्म को एक्सेप्ट करें, ठीक है। वो लोग 30 वर्ष से ऊपर के हैं, तो 30 वर्ष से ऊपर के अभ्यर्थी हैं उन लोगों को अभी फिलहाल निर्देश दे दिए हैं कि आप लोग फॉर्म भरिए और जो विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर है वो इनको एक्सेप्ट करेगा। और जो अभी नेक्स्ट जो हियरिंग है दोस्तों दिसंबर में होने वाली है, तो उसके निर्णय के दोस्तों अधीन रहने वाला है। अभी मतलब कहने का मतलब है कि इनको एक्सेप्ट किया जाएगा या मतलब कि इसको इस भर्ती में सम्मिलित किया जाएगा या फिर इसको बाहर किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अभी एक बहुत बड़ी ये खबर दोस्तों निकल के आ रही है। इन्होंने इस समय पर इस नियम का हवाला दिया है कि जो एनसीटी है, एनसीटी के जो उप नियम है, विनियम है, जो आपके रेगुलेशन है 2014 वाली, उसके आधार पर ऊपरी सीमा की कोई भी आयु नहीं है। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड डीएलएड में जो ऊपरी सीमा की आयु है वो 30 वर्ष निर्धारित की है, जो कि गलत है। और जबकि प्राइमरी टीचर बनने के लिए भी ऊपरी सीमा की जो योग्यता होती है वो 42 वर्ष होती है। तो ऐसे में ये 30 वर्ष कैसे रख सकते हैं, ये यहाँ पर इनका प्रश्न अभी खड़ा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हो सकता है कि आगे आने वाले समय में उत्तराखंड हाईकोर्ट से एक ऐसा निर्णय देखने को मिले कि इसकी जो ऊपरी आयु सीमा है उसमें बढ़ोतरी हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही है। इसके अलावा न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट नहीं होती है। बाकी दोस्तों जो अभ्यर्थी जो अन्य वर्ग में आते हैं जैसे SC, ST, OBC, तो उनको नियमानुसार छूट ऊपरी सीमा में मिलेगी,
ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल प्रावधान किया गया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुल्क की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे प्रतिवर्ष 35,000 रुपये प्रशिक्षण शुल्क लिया जाएगा और प्रत्येक अब प्रशिक्षार्थी से प्रति सेमेस्टर 850 रुपये भी परीक्षा शुल्क आपसे लिया जाएगा। तो 35,000 70,000 दोस्तों आप मान लीजिए, और प्रत्येक सेमेस्टर आपसे 850 रुपये भी लिया जाएगा। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि दोस्तों आपका 70,000 प्लस आप 33,000, मतलब ये आपका 3300 रुपये दोस्तों आपको तकरीबन और पड़ जाएगा। 850 रुपये के अगर हम हिसाब से लगाए, मतलब 3400 रुपये आपको दोस्तों और पड़ जाएगा। 3400 रुपये प्लस 70,000, ठीक है, तो इतना दोस्तों आपका ये फिलहाल बैठ जाता है। ठीक, 73,400 रुपये दोस्तों बैठ जाता है अगर आप हिसाब लगाए तो। ठीक है, तो प्रत्येक प्रशिक्षार्थी से प्रति सेमेस्टर 850 रुपये भी लिया जाएगा। तो 800 रुपये 850 के हिसाब से 4 सेमेस्टर हो जाते हैं आपके, और 1700 रुपये पर ईयर का लगा लो, और प्लस 35,000 रुपये भी लगा लो। ठीक है, प्रशिक्षण शुल्क। तो कुल मिला के आपका 73,400 का दोस्तों ये कोर्स आपका बैठ जाता है। ठीक है, और 2 वर्ष का दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है। चयन का आधार क्या रहेगा कि आपका जो चयन है, जो आप प्रवेश परीक्षा में जितना आपके अंक आप प्राप्त करेंगे मेरिट, उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब आपकी जो प्रवेश परीक्षा का स्वरूप है, उसका पाठ्यक्रम, उसके बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। इसके पाठ्यक्रम के बारे में डिटेल में दोस्तों चर्चा भी करेंगे अभी। तो सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा दोस्तों बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, बहुविकल्पी उसमें प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि रहेगी 2 घंटे 30 मिनट, जिसमें आपके 200 प्रश्न दोस्तों होने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, और इसमें आपसे दोस्तों क्या पूछे जाएंगे, वो पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान और बोध, इसके अलावा सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति, फिर इसके बाद संख्यात्मक योग्यता और शिक्षण अभिरुचि, और हर को आपका 50-50 मार्क्स दोस्तों आपका दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल मिला के 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, जिनका ज्ञान एक सामान्य स्नातक से आपका अपेक्षित है। तो ये आपका दोस्तों फिलहाल सिलेबस रहने वाला है। इसके सिलेबस को थोड़ा डिटेल में भी दोस्तों चर्चा करेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों थोड़ा मूल्यांकन पद्धति के बारे में, यानी कि आपका इवैल्यूएशन कैसा होगा। आप मूल्यांकन, जो भी आप उत्तर पत्रक होगा दोस्तों, ओमार सीट का आप दोस्तों जनरली हम प्रयोग करते हैं, और उसमें आपको पता है भाई ओमार सीट के थ्रू ही आज के समय पर एग्जाम होता है, और उसी का मूल्यांकन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, गलत उत्तर के लिए आपको 0 अंक मिलेगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। तो ये सबसे बढ़िया बात है दोस्तों कि आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे 200 के 200, और इसमें नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं होती है। ठीक है, तो जिन प्रश्नों पर उत्तर अंकित नहीं किए जाएंगे उनके लिए भी 0 अंक प्रदान किए जाएंगे। इसमें गलत उत्तर पर नेगेटिव अंक नहीं दिए जाते हैं, ये दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट जानकारी, जो कि काफ़ी अभ्यर्थियों के द्वारा मुझसे ली जा रही है। पूछा जा रहा है कि सर, जैसे कि उत्तराखंड न्यायालय के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ऊपरी सीमा में जो अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको सही बात बताऊं तो दोस्तों, जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है, जो याचिकाकर्ता गए हैं कोर्ट में, उनको सम्मिलित करने के निर्देश दोस्तों दिए गए हैं, जिन्होंने यहाँ पर कोर्ट में केस किया है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पर दोस्तों ये इन लोगों के नंबर दिए गए हैं। आप इनको दोस्तों डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी जानकारी हेतु दोस्तों इनको संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया गया है, फैक्स नंबर भी दिया गया है, ईमेल भी कर सकते हैं, और ये वेबसाइट है। और यहाँ पर दोस्तों ये इन अधिकारी के नाम है, इनसे भी दोस्तों आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। ये इनके मोबाइल नंबर दोस्तों दिए गए हैं, इनसे दोस्तों आप यहाँ पर राय ले सकते हैं कि क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इनसे दोस्तों राय लेना एक बहुत अच्छा रहेगा। और फिलहाल तो जो अभी याचिकाकर्ता को ही जो हाई कोर्ट है उसने यहाँ पर अभी अलाउ किया है कि आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो अगर फेवर में आता है, इनके फेवर में आता है याचिकाकर्ताओं के लिए, तो फिर उस समय पर जो उत्तराखंड डीएलएड के जो समस्त अभ्यर्थी हैं जो कि इसके लिए भरना चाहेंगे, तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि उनके लिए ऊपरी आयु सीमा में जो एज बैरियर है 30 साल का, वो दोस्तों बढ़ जाएगा, और वो हो सकता है कि वो 42 साल हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों ये सब देखने को रहेगा। अगर 42 नहीं भी होता है तो तकरीबन 35 या 36 हो सकता है, क्योंकि 2 वर्ष का ये फिर पाठ्यक्रम रहेगा, और 2 वर्ष को कंप्लीट करने के बाद फिर तकरीबन आपको कुछ समय दिया जाएगा, क्योंकि 42 साल में अगर आप करोगे, 44 साल में आपका होगा
एंड देन उसके बाद फिर अप्लाई कैसे कर पाओगे, तो आप ऑलरेडी भर्ती के लिए अयोग्य हो जाओगे। ठीक है, तो हो सकता है कि इसके जो बैरियर है उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए। मेरे हिसाब से 30 से 35 हो सकता है, 35 तक हो सकता है ये यहाँ पर रहेगा, ताकि 2 साल का आपका डीएलएड और उसके बाद आप भर्ती के लिए अप्लाई कर पाए। लेकिन कुछ यहाँ पर देखना जरूर रहेगा कि किस तरह से यहाँ पर इसको बनाया जाता है, क्योंकि जो प्राइमरी टीचर्स है, प्राइमरी टीचर्स में आपसे जो भर्ती की अधिकतम आयु है वो 42 साल रखी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन्होंने मतलब डीएलएड किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि जिन्होंने डीएलएड कर लिया है 42 से आगे या 42 साल की उम्र में डीएलएड में प्रवेश लिया, ऐसा कोई नियम नहीं है। सिंपली ये है कि आप अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज मैक्सिमम आपकी 42 होनी चाहिए। या तो कुछ ऐसा नियम होता कि भाई आपने डीएलएड 42 वर्ष की एज में किया और 44 में आप कंप्लीट करो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। नियम यह है कि आप अप्लाई करो तो आज आपकी एज 42 होनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने डीएलएड किस एज पे किया। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा देखना रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं डीएलएड के सिलेबस के बारे में। देखिए, कोई स्पेसिफिक सिलेबस दोस्तों यहाँ पर नहीं दिया गया, बस इन्होंने 4 सब्जेक्ट के दोस्तों नाम बता दिए हैं। उनके दोस्तों हम सिलेबस को दोस्तों एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों होने वाला है। इसके लिए दोस्तों आप जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसके जो PYQs हैं उनको आप जरूर देखें, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं उससे काफ़ी हद तक दोस्तों आइडिया आ जाता है कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों, इसका जो पहला सब्जेक्ट है वो है सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति परीक्षण। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति परीक्षण में आपके बेसिकली ये है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो इसमें दोस्तों आपकी भाषिक यानी कि वर्बल रीजनिंग आती है, कि नॉन वर्बल रीजनिंग आती है। तो इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपसे वर्गीकरण परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण, सादृश्यता परीक्षण, श्रृंखला परीक्षण, सांकेतिक भाषा परीक्षण, वैन आरेख, गणितीय संक्रियाएं, ये दोस्तों आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा व्यवस्थित क्रम परीक्षण, परीक्षण दिशा वाले, ब्लड रिलेशन जो होते हैं, समय परीक्षण है, आयु आधारित समस्याएं हैं, शब्दों का तार्किक क्रम, अक्षर योग्यता, ये दोस्तों आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे आभासिक में, तो फिर आपको दोस्तों वर्गीकरण परीक्षण, सादृश्यता परीक्षण, श्रृंखला परीक्षण, पासा। तो कुल मिला के दोस्तों इसको 50 मार्क्स जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर दोस्तों आपसे जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें दोस्तों आपसे भूगोल पूछी जा रही है, भारतीय राज्य व्यवस्था पूछी जा रही है, सामान्य विज्ञान पूछी जा रही है, विविध तथ्य और आंकड़े दोस्तों पूछे जा रहे हैं। तो ये भी दोस्तों आप यहाँ पे एक डिटेल दोस्तों यहाँ पर सिलेबस दिखाई देता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें भारत का इतिहास भी है, ये थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ पर हम एक पॉइंट बना देंगे, भारत का इतिहास। ठीक है, तो भारत का इतिहास, अब इसमें भारत के इतिहास में दोस्तों आपका सभी आ जाएगा, चाहे प्राचीन की बात करें, मध्यकालीन हो, चाहे आधुनिक हो, सभी आ जाएगा। भूगोल की बात करें तो दोस्तों इसमें दोनों टाइप की भूगोल आ जाती है, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें, चाहे आपके इंडियन की बात करें। राज्य व्यवस्था में भी दोस्तों आपको सभी देखने को मिलेगा, सामान्य विज्ञान भी, विविध तथ्य और आंकड़े, यानी कि आपका थोड़ा सा जनरल वाले भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, यानी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो इसको दोस्तों आपका 50 नंबर का वेटेज दिया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे दोस्तों संख्यात्मक अभियोग्यता की, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब इसमें दोस्तों आपको गणित के प्रश्न दोस्तों देखने को मिलेंगे सामान्य से, यानी कि संख्या पद्धति, सरलीकरण, वर्गमूल, घनमूल, औसत है, अनुपात, समानुपात, ठीक है, घातांक करनी, रैखिक समीकरण, ये सब दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्रतिशतता, मिश्रण, समय और कार्य, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ये सब दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली ये आपके सामान्य गणित के दोस्तों प्रश्न होने वाले हैं। तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दोस्तों होने वाला है। ठीक, तो इसको भी दोस्तों आपके 50 मार्क्स दोस्तों दिए गए। ठीक, इसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें तो फिर आपसे शिक्षण, अभिवृत्ति और अभिरुचि से संबंधित प्रश्न भी होंगे। तो इसमें दोस्तों आपकी जैसे शिक्षण विधियां हैं, शैक्षिक वातावरण, समावेशी शिक्षा, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षा के प्रमुख स्तर, ये दोस्तों आपसे है। इसके अलावा शिक्षक की योग्यता, उत्तरदायित्व, शिक्षक के गुण, शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक नवाचार, शैक्षिक नेतृत्व पाठ्यक्रम, ये दोस्तों यहाँ पर आपका सिलेबस इसका दिखाई दे रहा है। इसमें दोस्तों आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके अलावा शिक्षा के जो प्रमुख स्तर है तो उसमें भी दोस्तों आपको कई टॉपिक देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा के प्रमुख स्तर में अनुशासन है, संप्रेषण है, नैतिकता, व्यक्तित्व, ये दोस्तों दिखाई देगा। इसके अलावा बाल केंद्रित शिक्षा है, सृजनात्मकता है, अभिप्रेरणा अधिगम, इसके अलावा RTE और NEP यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो सिलेबस है इसको भी 50 मार्क्स का दोस्तों दिया गया है। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों आपका ये 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 4 सब्जेक्ट दोस्तों आपने देख ली हैं। तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आए हैं उसके आधार पर दोस्तों हमने यहाँ पर ये सिलेबस देखा है। ठीक,
तो क्लियरली दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिलहाल आपके जो 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट में दोस्तों आप 50 नंबर की तो दोस्तों आपकी सामान्य बुद्धिमत्ता और रीजनिंग आने वाली है। इसके अलावा 50 नंबर की आपकी संख्यात्मक अभियोग्यता आने वाली है, यानी कि 100 नंबर तो दोस्तों आपकी रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स को जाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद फिर 50 नंबर की दोस्तों आपकी है जनरल स्टडी, यानी कि जीके, सिंपल शब्दों में हम कहें, जिसमें आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ पूछा जाने वाला है, ठीक है। और 50 नंबर का दोस्तों आपका आने वाला है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड उसका भी दोस्तों हमने आपको सिलेबस बता दिया। तो बेसिकली आप देखेंगे कि यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, आप क्लियरली देख सकते हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स। तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स को दोस्तों 100 नंबर का दोस्तों यहाँ पर वेटेज दिया गया है, क्योंकि अब आप जैसे ये मान लेते हैं रीजनिंग सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति परीक्षण पढ़ेंगे तो समझ लीजिए कि आपको साथ साथ मैथ्स भी पढ़नी पड़ेंगी। तो रीजनिंग एंड मैथ्स को दोस्तों बहुत बड़ा वेटेज दिया गया है। तो इस पर दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता रहेगी अगर आप डीएलएड दोस्तों निकालना चाहते हैं। तो रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स में आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर काम करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ जीके की, तो जीके दोस्तों 50 नंबर तो है, लेकिन इसके लिए आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कम नहीं है सिलेबस। अब इन्होंने सिंपली लिख दिया हिस्ट्री, तो हिस्ट्री आप जानते हैं दोस्तों कि हिस्ट्री तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ऐसे ही दोस्तों अगर आप बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों थोड़ा सा कम प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। इस पे दोस्तों आप सामान्य सी पुस्तक का प्रयोग करें। इसमें दोस्तों आप जैसे लूसेंट आती है या घटना चक्र आती है, उसी को कंप्लीट करके चले जाएं। उसी से दोस्तों आपके जनरल प्रश्न आ जाएंगे और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। उतना ही दोस्तों मेरे हिसाब से काफ़ी रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड है, वो भी दोस्तों आपके बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड की दोस्तों आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए दोस्तों आप जो टीटी के प्रश्न है, जो टीटी में दोस्तों प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों की दोस्तों थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इससे जो प्रश्न आते हैं वो काफ़ी सामान्य स्तर के आते हैं, उतने ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आते हैं। तो दोस्तों आप टीटी के जो एग्जाम हैं उनकी थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत उनका पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस पर दोस्तों ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा आप कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, जहाँ पर आपको रीजनिंग और मैथ्स कुल मिला के आपका 100 नंबर का वेटेज होने वाला है। यहाँ पर मैं पहले ही बता रहा हूँ सिलेबस बहुत ज़्यादा है जीके और जीएस का, क्योंकि साइंस भी दोस्तों इसमें इंक्लूडेड है। तो आप दोस्तों इसके लिए जो बुक्स आती हैं जैसे कि लूसेंट है या फिर आपकी घटना चक्र आती है, ठीक है, नॉर्मल सी दोस्तों जैसे कुछ एनसीईआरटी की बुक्स भी आती हैं नॉर्मल वाली, उनको आप पढ़ के भी दोस्तों इसमें जा सकते हैं। केवल एमसीक्यू भी लगा के आप इसको जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको दोस्तों पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वही जो जनरल से क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होते हैं वही दोस्तों इसमें आते हैं, उन्हीं पर आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत यहाँ पर आपको जो आएगी वही इस पे करने पे आएगी, क्योंकि आपको रीजनिंग और मैथ्स इसको दोस्तों अच्छा बनाना पड़ेगा। जो यहाँ पर अच्छा करेगा उसके सिलेक्शन के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। और ये भी अगर आप देखें तो ज़्यादातर देखा गया है, प्रीवियस ईयर भी अगर आप उठाकर देखेंगे तो जिन लोगों के रीजनिंग और मैथ्स अगर अच्छी जाती है वे लोग ही इस एग्ज़ाम को ज़्यादातर क्वालिफाई करते हैं। अब कोशिश हम दोस्तों ये करेंगे कि आपको दोस्तों इसकी भी हम थोड़ा बहुत मेहनत कराते रहें, थोड़ा बहुत इसके भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपके लिए यहाँ पर लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप डीएलएड की तैयारी कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि आपको रीजनिंग और मैथ्स यहाँ पर उस पर ज़्यादा फोकस करना है। जीके के लिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ लूसेंट की बुक्स आती हैं, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। एमसीक्यू की बुक आती है, उसमें जितने भी चैप्टर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए उनको सॉल्व करके जाएं, उतना ही रहें। उसमें ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा एक्स्ट्रा आप पढ़ोगे तो कोई भरोसा नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आप थोड़ी अच्छी मेहनत कर दोगे तो यहाँ पर आप एक अच्छा स्कोर कर जाओगे। बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के प्रश्न नहीं पूछे जाते, जैसे कि एलटी है या फिर आपका टीटी है, उनमें जिस स्तर के प्रश्न आते हैं उतना नहीं आता है, ठीक है। थोड़ा आसान स्तर के प्रश्न आते हैं, मेरे हिसाब से टीटी से भी थोड़ा कम स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आप टीटी के पेपर्स को देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिल जाएगी। इसके लिए भी टीईटी की भी दोस्तों बहुत सारी बुक्स आती हैं। अगर आप देखें तो लूसेंट की ही दोस्तों एक आती है जो कि सीटीटी के सिलेबस पर बेस्ड है। उस बुक को अगर आप पढ़ के जाएं, उससे काफ़ी सारे एमसीक्यू करके जाएं, तो काफ़ी हद तक दोस्तों आपकी मदद वहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से इस तरह से प्रिपेयर करें तो आप इस एग्ज़ाम को डेफिनेटली निकाल पाएंगे। और 30 नवंबर का दोस्तों आपके पास समय है, 30 नवंबर तक का, तो यहाँ से हार्डली आपके पास 1.5 महीना भी नहीं रह गया। आप दोस्तों 45 दिन में इसकी बहुत आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि रीजनिंग एंड मैथ्स इस पर आपको फोकस करना होगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।